जब किसी की हत्या होती है तो आमतौर पर अपराधी वयस्क पुरुष होता है। कभी कभी दुर्लभ मामलों में वयस्क महिला भी जिम्मेदार होती है। और भी दुर्लभ और लगभग अकल्पनीय है कि अपराधी एक बच्चा हो। शायद इनमें कुख्यात मामला जेम्स बुलगर का है, जो 1-2 साल का ब्रिटिश बच्चा था, जिसे 2 10 साल के लड़कों रॉबर्ट थॉमसन और जॉन वेनेबल्स ने यातना दी और मार डाला। ये अपराध पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। हमने उस मामले को पहले विस्तार से कवर किया है, इसलिए इस वीडियो में हम बच्चों द्वारा किए गए 5 अन्य कुख्यात हत्याओं पर नजर डालेंगे। दो 2007 में दुनिया उस समय हैरान रह गई जब भारत के बिहार राज्य के एक छोटे से गांव मुशिहारी में एक के बाद एक कई निर्मम हत्याएं हुईं। इन जघन्य अपराधों का अपराधी एक 8 साल का स्थानीय लड़का था, जिसका नाम अरमाजित सदा था। कम उम्र से ही अरमाजित में आक्रामकता दिखने लगी थी और वो अक्सर दूसरों पर गुस्सा करता था। हालांकि वजह स्पष्ट नहीं थी। वो अक्सर अकेला रहता था। पेड़ों पर चढ़ना और अकेले खेलना उसे पसंद था। स्थिति 2006 में और भी खराब हो गई जब उसकी छोटी बहन का जन्म हुआ, जिसका मतलब था कि पहले से ही संघर्ष कर रहे परिवार के लिए खाने की और भी कमी हो गई। 2007 में उसकी चाची मिलने आईं। उन्हें शहर में नई नौकरी मिली थी और उन्होंने अरमाजीत सदा के माता पिता से अनुरोध किया कि वे उनके बच्चे का ध्यान रखें। चाची के जाते ही अरमाजीत सदा की मां सब्जी लेने बाजार गईं और बेटे को 6 महीने के चचेरे भाई व एक अन्य शिशु की देखभाल के लिए छोड़ गईं। बच्चा पालने में शांत सो रहा था। तभी अरमाजीत के अंदर कुछ बुरा जागा और उसने बच्चे को रुलाने के लिए चुटकी काटी। जितना ज्यादा शिशु रोता गया, अरमाजीत सदा को उतना ही ज्यादा उसे तकलीफ देने की जरूरत महसूस होती गई। आखिरकार उसने अपने हाथ बच्चे की गर्दन के चारों ओर डाल दिए और जितना जोर से हो सका दबा दिया। बच्चे के रोने और सांस के लिए जूझने की आवाज में उसे आनंद आ रहा था। उसने तब तक दबाए रखा जब तक कि बच्चा मर नहीं गया। उसने बच्चे के शव को घर के पीछे घास के नीचे दफना दिया और ऐसे लौटा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाद में उसने अपनी मां को बताया कि उसने क्या किया है, लेकिन मां ने पुलिस को बताने के बजाय इसे छुपाने का फैसला किया और सिर्फ अरमाजीत सदा के पिता को बताया, जिन्होंने उसे इस हरकत के लिए शारीरिक सजा दी और चाची के लिए एक कहानी बना दी। वे नहीं जानते थे कि उनका बेटा क्या करेगा। एक रात जब माता पिता सो रहे थे, अरमाजीत सदा ने अपनी 8 महीने की बहन का गला घोंट दिया। उसके माता पिता उसके अपराध से वाकिफ थे, पर उन्होंने रिपोर्ट नहीं की। उसका तीसरा और आखिरी शिकार खुशबू थी, जो पड़ोसी की 6 महीने की बच्ची थी। बच्ची की मां चुंजन देवी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को एक प्राइमरी स्कूल में छोड़ा था और जब वो थोड़ी देर बाद लौटीं तो बच्ची गायब थी। स्थानीय खोज के घंटों बाद अरमाजित सदा ने लड़की का गला घोंटने और ईंट से मारने की बात कबूल की। फिर उसने खोजकर्ताओं को वह जगह दिखाई जहां उसे दफनाया था। पुलिस ने अरमाजित सदा को गिरफ्तार किया और पूछताछ में इंस्पेक्टर शत्रुघ्न कुम ने पूछा, क्या उसने खुशबू को मारा? लड़के ने कहा, मुझे एक पैकेट बिस्किट दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। उसने माना कि उसने अपनी बहन और चचेरी बहन को भी मार डाला। अरमजीत सदा का इंटरव्यू लेने वाले मनोवैज्ञानिक ने बताया कि वह सैडिस्ट है, जिसे दूसरों को चोट पहुंचाने में खुशी मिलती है। उसकी गलती के बावजूद भारतीय कानून में बच्चों को जेल नहीं भेजा जा सकता। इसके बजाय उसे मुंगा शहर के एक सुरक्षित बालगृह में रखा गया, जहां वह 16 साल की उम्र तक रहा और फिर रिहा कर दिया गया। आज अरमजीत लगभग 27 साल का होगा और उसका वर्तमान ठिकाना अज्ञात है। रिहाई के बाद कुछ रिपोर्टों के अनुसार
उसे एक निसंतान दंपति ने गोद ले नई पहचान दी, जबकि अन्य कहते हैं कि वो परिवार के पास गांव में रह रहा है। बच्चों द्वारा हत्या कोई नई बात नहीं है। इसे दिखाने के लिए हम 1800 के दशक के एक बाल हत्यारे को देखेंगे, जो आज भी सबसे क्रूर किशोर हत्यारों में गिना जाता है। जेसी पोमेरॉय का जन्म 29 नवंबर 1859 को चार्ल्सटन, मैसाचुसेट्स में थॉमस और रूथ पोमेरॉय के यहाँ हुआ था। वो उनके 2 बेटों में से दूसरा था। जब जेसी 12 साल का था, उसने चेल्सी के 7 साल के ट्रेसी हेडन पर हमला कर उसे पाउडर हॉर्न हिल पर मरा हुआ छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद 20 मई 1872 को 8 साल के रॉबर्ट मेयर पर भी हमला हुआ और वो चेल्सी में एक सुनसान शौचालय में मिला। फिर से इसके लिए जेसी जिम्मेदार था। 22 जुलाई को जॉनी बल्च एक सुनसान शौचालय में बंधा हुआ और पीटा गया पाया गया, जो पाउडर हॉर्न हिल में था। शुक्र है तीनों बच्चे अपनी चोटों से बच गए, लेकिन जब यह पता चला कि इन तीनों क्रूर हमलों के लिए एक अब तक अज्ञात बच्चा जिम्मेदार था, जिसे अखबारों ने एक शैतानी लड़के के रूप में बताया, तो समुदाय दहशत में आ गया। जॉनी बल्च पर हमले के कुछ ही समय बाद रूथ पोमरॉय और उनके बच्चे चेल्सी इलाके से चले गए और साउथ बॉस्टन इलाके में बस गए। थॉमस के परिवार छोड़ने के बाद रूथ अकेली मां बन गईं। यह संयोग नहीं था कि नया घर बसने के कुछ समय बाद 7 साल का जॉर्ज प्रैट साउथ बॉस्टन में स्थानीय मछुआरों द्वारा बुरी तरह पीटा गया। एक महीने बाद 11 सितंबर को एक और 7 साल का लड़का जोसेफ कैनेडी पर हमला किया गया, जब उसे एक खाली बोट हाउस में बुलाया गया, जहां उसे पीटा गया और पॉकेट नाइफ से काटा गया। सिर्फ 6 दिन बाद 17 सितंबर को रेलवे कर्मचारियों ने 5 साल के रॉबर्ट गोल को पटरियों के पास एक टेलीग्राफ पोस्ट से बंधा हुआ पाया, जिसे पीटा गया था और चाकू से काटा गया था। आखिरी हमले के बाद जेसी साउथ बॉस्टन पुलिस स्टेशन के पास से गुजरते हुए खिड़की से झांका, बिना यह जाने कि 11 सितंबर को हमला झेल चुके जोसेफ कैनेडी अंदर हैं और उन्होंने जेसी को पहचान लिया। अधिकारियों ने युवा जेसी को जल्दी गिरफ्तार किया, जिसने तुरंत कबूल किया कि वही लड़कों को यातना देता था। 21 सितंबर 1872 को 13 वर्षीय पोमेरॉय को इन हमलों के लिए किशोर न्यायालय के जज के सामने पेश किया गया। उसने अपराध स्वीकार किया और वेस्टब्रुक, मैसाचुसेट्स के स्टेट रिफॉर्म स्कूल फॉर बॉयज में 6 साल की सजा मिली। सिर्फ 2 साल से कम में 14 साल के जेसी को साउथ बोस्टन में मां और भाई के पास पैरोल पर छोड़ दिया गया। यह कोई संयोग नहीं था कि जेसी के घर लौटने के 1 महीने बाद केटी कुरन नाम की 10 वर्षीय लड़की लापता हो गई। इसके तुरंत बाद 22 अप्रैल 1874 को डोरचेस्टर बे में 4 साल के एक लड़के हॉरेस मिलन का शत-विक्षत शव मिला। हालांकि उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था, जेसी दोनों मामलों में मुख्य संदिग्ध बन गया। आखिरकार केटी करन का शव जेसी की मां की ड्रेस की दुकान में छुपा हुआ मिला। इसके परिणाम स्वरूप उसे गिरफ्तार कर दोनों हत्याओं का आरोप लगाया गया। उसके मुकदमे के दौरान अटॉर्नी जनरल ने प्रथम श्रेणी हत्या का दोष सिद्ध करने की मांग की और 10 दिसंबर 1874 को जेसी को दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। गवर्नर विलियम गैस्टन ने मौत के वारंट पर हस्ताक्षर नहीं किए और मैसाचुसेट्स गवर्नर काउंसिल के 3 बार वोट के बाद उसकी सजा आजीवन एकांत कारावास में बदल गई। 16 साल और 9 महीने की उम्र में जेसी को चार्ल्सटन स्टेट प्रिजन में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां रहते हुए उसने कई बार भागने की कोशिश की। 1917 में जिला अटॉर्नी जोसेफ पेलेटियर की मदद से उसकी सजा में बदलाव किया गया, जिससे उसे कुछ विशेष सुविधाएं मिलीं और जेसी ने आखिरकार जेल जीवन के साथ खुद को ढाल लिया। 1929 तक उस आपराधिक मानसिक रोगियों के लिए ब्रिजवाटर अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां 29 सितंबर 1932 को 73 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। मैरीबेल का जन्म 1957 में हुआ और वो अपनी मां के साथ न्यूकैसल अपॉन टाइन, इंग्लैंड में रहती थीं। रिश्तेदारों के मुताबिक मैरी अनवांटेड और उपेक्षित थी। उसकी मां, जो वैश्या थी,
उसे अक्सर अकेला छोड़ देती थी। मैरी के जैविक पिता की पहचान अज्ञात है। मैरी के घरेलू जीवन का उस पर गहरा असर पड़ा और वह स्पष्ट रूप से अंतर्मुखी और चालाक हो गई थी। 25 मई 1968 को जब मैरी सिर्फ 10 साल की थी, उसने इंग्लैंड के स्कॉट्सवुड में एक सुनसान घर में 4 साल के मार्टिन ब्राउन का गला घोंटकर हत्या कर दी थी। उसका शव बाद में 2 लड़कों ने खोजा। जांचकर्ता हैरान थे क्योंकि थोड़े से खून के अलावा वहां हिंसा के कोई निशान नहीं थे। हालांकि उसके शरीर के पास फर्श पर दर्द निवारक दवाओं की एक खाली बोतल मिली थी और पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि उसने गोलियां खाने के बाद दम तोड़ दिया और उसकी मौत को एक दुर्घटना करार दिया गया। मार्टिन की मौत के बाद मैरी अजीब व्यवहार करने लगी। वह तो उसके माता पिता के घर के दरवाजे पर भी पहुंच गई और ताबूत में उसका शव देखने की मांग की। कुछ समय बाद मैरी और उसकी दोस्त नॉर्मा ने एक नर्सरी स्कूल में घुसकर नोट्स छोड़े, जिसमें मार्टिन की मौत की जिम्मेदारी ली और दोबारा हत्या की धमकी दी। मैरी अपने सहपाठियों को यह भी बता रही थी कि उसने मार्टिन की हत्या की है। हालांकि उसकी छवि एक दिखावा करने वाली और झूठ बोलने वाली लड़की की थी, इसलिए किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। मार्टिन की हत्या के 2 महीने बाद मैरी और नॉर्मा ने 3 साल के ब्रायन होवे का गला घोंट दिया, जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। अगर ये काफी बुरा नहीं था, तो मैरी ने उसकी लाश को कैंची से शत विक्षत कर दिया और एक रेजर ब्लेड से उसके शरीर पर एम अक्षर उकेर दिया। फिर से ब्रायन की हत्या के बाद मैरी ने अजीब व्यवहार किया और उसे उसके घर के बाहर मंडराते हुए देखा गया, और जब उसने उसका ताबूत देखा तो वह हंस रही थी और अपने हाथ आपस में रगड़ रही थी। मैरी और नॉर्मा से मार्टिन की मौत पर पहले पूछताछ हुई थी, लेकिन ब्रायन की हत्या के बाद फिर बुलाया गया। साक्षात्कार में मैरी ने कहा उसने ब्रायन के साथ एक लड़के को कैंची लिए देखा, जिससे वह फंस गई। ब्रायन को कैंची से घायल किए जाने की जानकारी सिर्फ जांचकर्ताओं और कातिल को थी। नॉर्मा और मैरी पर ब्रायन और मार्टिन की हत्या का आरोप लगा और मुकदमे की तारीख तय हुई। जूरी ने मैरीबेल को हत्या नहीं, गैर इरादतन हत्या का दोषी माना, क्योंकि उसमें मनोरोग के लक्षण थे। नॉर्मा, जिसे अनिच्छुक साथी माना गया, बरी हुई। जज ने मैरी को हर मैजेस्टीज प्लेजर के तहत जेल भेजा, जो ब्रिटिश कानून में अनिश्चितकालीन सजा है। मैरीबेल अब भी ब्रिटेन की सबसे छोटी उम्र की महिला हत्यारिन मानी जाती है। मैरी को 1980 में 23 साल की उम्र में रिहा किया गया और उन्हें जीवन भर की गुमनामी दी गई, जिससे उनकी बेटी व पोती की पहचान सुरक्षित रहे। रिहाई के बाद से वो अलग-अलग छद्म नामों के तहत अज्ञात स्थानों पर रह रही हैं। एलिसा बुस्टामांटे एक परेशान युवा थी जो सेंट मार्टिन्स मिसौरी में अपने दादा दादी के साथ रहती थी। 2002 में दादा दादी ने उसकी और 3 भाई बहनों की कस्टडी ली थी, क्योंकि मां नशे की आदी थीं और पिता जेल में थे। एलिसा अपने मुश्किल बचपन से जूझ रही थी और किशोरावस्था में डिप्रेशन में चली गई थी। 2007 में उसने आत्महत्या का प्रयास किया और अस्पताल में भर्ती हुई। एलिसा 9 साल की एलिजाबेथ एल्टन के घर से 4 घर छोड़कर रहती थी और 21 अक्टूबर 2009 की शाम को 15 साल की एलिसा ने अपनी छोटी बहन को एल्टन के घर भेजा ताकि वो एलिजाबेथ को जंगल में खेलने के लिए बुला सके। उस शाम एलिजाबेथ के न लौटने पर मां ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई। पुलिस की तलाश के बाद लड़की का शव घर के पीछे जंगल में उथली कब्र में मिला। उसे चाकू मारा, गला घोटा और गर्दन काटी गई थी। ये पता चला कि एलिजाबेथ की हत्या से कई दिन पहले 2 कब्रें खोदी गई थीं और अपराध स्थल पर लिखित सबूतों ने पुलिस को एलिसा तक पहुंचाया। एलिसा के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच करने के बाद पुलिस को ऐसे संदर्भ मिले जिनमें उसने किसी को मारने का अनुभव जानने की इच्छा जताई थी। उसके घर से बरामद एक डायरी में एलिसा ने लिखा था, मैंने अभी अभी किसी को मार डाला, मैंने उनका गला घोटा, उनका गला काटा और उन्हें चाकू मारा और अब वे मर चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसा महसूस करूं। ये अद्भुत था। मैं ये नहीं कर सकता वाली भावना से बाहर आने पर सब आनंददायक लगता है। हालांकि अभी मैं थोड़ा घबराया और कांप रहा हूं। ठीक है, अब मुझे चर्च जाना है। एलिजाबेथ को मारने के बाद एलिसा शांतिपूर्वक अपने चर्च में युवा डांस के लिए गई। एलिसा को जल्दी गिरफ्तार किया गया
और दादी के सामने उसने हत्या स्वीकार की। क्या ये कुछ ऐसा था जिसे पहले से योजना बनाकर किया गया था, या ये बस एक हादसा था? Okay. Well, that's true. मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। एलिजाबेथ एक आदमी थी। एलिजाबेथ जंगल में थी। हमें सच जानना जरूरी है, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद पता चल जाएगा उसकी मौत कैसे हुई थी। तो हमें अभी पूरी सच्चाई जाननी है, पूरी जानकारी अभी, ताकि बाद में ये बात बाहर ना आए कि अच्छा एलिसा फिर सच्चाई नहीं बता रही थी। हमें सब कुछ अभी जानना है। उसने उसे कैसे मारा? मैं अभी कोई सवाल नहीं पूछूंगा जब तक हमें एलिसा पर आरोप तय किए गए और उसने एक समझौते के बाद सेकेंड डिग्री मर्डर और हथियारबंद आपराधिक कार्रवाई के आरोप में दोषी होने की बात कबूल की। उसे हत्या के आरोप में 2024 में सशर्त रिहाई की संभावना के साथ उम्र कैद की सजा मिली। साथ ही हथियारबंद आपराधिक कार्रवाई के लिए लगातार 30 साल की सजा भी सुनाई गई। 2024 में बुस्टामंटे को सीनेट बिल 26 के कारण एक विवादास्पद पैरोल सुनवाई मिली, जिसने किशोर अपराधियों को जल्दी पैरोल के लिए आवेदन करने की अनुमति दी। ये बिल प्रथम श्रेणी हत्या पर लागू नहीं था, फिर भी वो द्वितीय श्रेणी हत्या में पैरोल के लिए आवेदन कर सका। बाद में सीनेट बिल 754 ने इसमें संशोधन कर द्वितीय श्रेणी हत्या के लिए भी पैरोल रोक दी। गवर्नर माइक पार्सन ने समय पर बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिससे एलिसा की सुनवाई नहीं रुकी और उसे पैरोल भी नहीं मिली। अगर उसे पैरोल मिल भी जाती, जो कि संभव नहीं है, तो उसकी सबसे जल्दी रिहाई 2059 में हो सकती थी, जब वो 65 साल की होगी। सिर्फ इसलिए 2 जिंदगियां बर्बाद हो गईं, क्योंकि एक जानना चाहती थी कि किसी को मारना कैसा लगता है। यह अपराध कई स्तरों पर गलत है और इसकी जड़ में एक 12 साल की लड़की का 23 साल के आदमी के साथ रिश्ता था। 12 साल की जैस्मिन रिचर्डसन अपने माता पिता डेबोरा और जीन मार्क और अपने 8 साल के भाई टाइलर के साथ मेडिसिन हैट अल्बर्टा कनाडा में रहती थीं। डेबोरा और जीन मार्क की जिंदगी आसान नहीं थी। दोनों नशे की लत से उबर रहे थे और बिल चुकाने में भी दिक्कत होती थी। पर अल्बर्टा आने के बाद हालात कुछ बेहतर हुए। जैस्मिन खुश मिजाज और होशियार लड़की थी, जिसके कई दोस्त थे। इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल, गॉथ सबकल्चर में रुचि और उम्र दराज पुरुषों से दोस्ती ने उसके माता पिता को चिंतित कर दिया था। 2005 में हालात तब बिगड़ गए
जब जैस्मिन ने स्कूल के नियम तोड़ने और गौत कपड़े पहनना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उसकी अनुचित ऑनलाइन पोस्ट्स ने उसके माता-पिता के साथ तीखी बहसों को जन्म दिया। 2006 में हालात और भी खराब हो गए, जब 12 साल की जैस्मिन 23 साल के जेरेमी स्टेनक के करीब आ गई और आखिरकार उसके साथ रिश्ते में आ गई। उसके माता-पिता ने बेटी को स्टेनक से मिलने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैस्मिन और ज्यादा जिद्दी होती गई और छुपकर उससे मिलने के लिए घर से बाहर जाने लगी और अक्सर घर से भाग जाने की बात करती थी, क्योंकि उसे अपने माता-पिता से दमन महसूस होता था। उसका अपने छोटे भाई के साथ रिश्ता भी बिगड़ गया था और बताया जाता है कि वो उससे डरने लगा था। सिर्फ उसके माता-पिता ही उसके बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं करते थे, बल्कि उसके दोस्त भी उनके बीच उम्र के अंतर को लेकर चिंता जताते थे। जैस्मिन को माता-पिता द्वारा बार-बार नजरबंद करने पर उसने और स्टैंक ने ऑनलाइन बात कर जैस्मिन को उनके नियमों से आजादी दिलाने का तरीका सोचना शुरू किया। एक बार जैस्मिन ने स्टैंक को मैसेज किया, मेरे पास प्लान है, शुरुआत मैं उन्हें मारने से करती हूं, अंत तुम्हारे साथ रहने से। दोनों के दोस्तों को इस जोड़े की योजना पता थी और उनसे हत्या में मदद मांगी गई थी। 23 अप्रैल 2006 को स्टैंक, जो नशे में था और ड्रग्स के असर में था, जैस्मिन द्वारा खुला छोड़ा गया बेसमेंट की खिड़की से रिचर्डसन परिवार के घर में घुस गया। डेबोरा ने बेसमेंट में आवाज सुनी और जांचने गईं। डेबोरा पर स्टैंक ने चाकू से हमला किया। उनकी चीखें जीन मार्क ने सुनी। जीन मार्क ने स्क्रूड्राइवर से स्टैंक की आंख पर वार किया। आखिरकार वो उस जवान आदमी से हार गया और चाकू से मारा गया। रिपोर्टेडली उसकी आखिरी बात थी कि उसने स्टैंक से पूछा, वो ऐसा क्यों कर रहा है? स्टैंक ने जवाब दिया, क्योंकि यही तुम्हारी बेटी चाहती थी। 8 साल के टाइलर को उसके बेडरूम में कई बार चाकू मारकर गला काटा गया। जांचकर्ताओं को सबूत मिले कि उसने हमलावर से बहादुरी से लड़ाई की और खुद को बचाने के लिए खिलौना लाइट सेबर इस्तेमाल किया। टाइलर को किसने चाकू मारा, इस पर बहस थी और संभावना थी कि यह जैस्मिन हो सकती थी। बाद में पता चला कि टाइलर की हत्या इसलिए हुई क्योंकि जैस्मिन को वो अनाथ होने के लिए बहुत भावुक लगा, इसलिए उसे मार दिया गया। हत्या के बाद स्टैंक ट्रक में गया। जैस्मिन घर पर ही रही। वो घर में देर तक रही, चाकू साफ किया, मां का पर्स चुराया, क्रेडिट कार्ड से टैक्सी का किराया चुकाया और स्टैंक के ट्रेलर पहुंची। बाद में दोनों हाउस पार्टी में गए और वहां हंसते मजाक करते दिखे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक बार स्टैंक ने कहा कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार को मार डाला और उन्हें मछली की तरह काटा, जिस पर जैस्मिन ने कहा, मेरा छोटा भाई गरगला रहा था। पार्टी से दोस्तों के साथ निकलने के बाद दोनों को आखिरकार पास के लीडर सस्केचेवान में एक सुविधा स्टोर में पकड़ लिया गया। जैस्मिन रिचर्डसन और जेरेमी स्टैंक का मुकदमा अपराध की चौंकाने वाली प्रकृति के कारण राष्ट्रीय सुर्खियों में आया। कनाडाई कानून के तहत, क्योंकि जैस्मिन नाबालिग थी, उसे किशोर न्याय प्रणाली में मुकदमा चलाया गया और अधिकतम 10 साल की हिरासत की सजा सुनाई गई, जिसके बाद 4 साल की सामुदायिक निगरानी रखी गई। इसके विपरीत 23 वर्षीय जेरेमी स्टैंक पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया गया। उसके मुकदमे में उनके विकृत संबंध और साझा हिंसक कल्पनाएं सामने आईं। 2008 में उसे प्रथम श्रेणी हत्या के 3 मामलों में दोषी पाया गया और 25 साल तक पैरोल के बिना 3 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मुकदमे के दौरान दोनों ने अपनी संलिप्तता को कम करने की कोशिश की और हत्याओं के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया। जैस्मिन के बचाव पक्ष ने कहा कि वो स्टैंक के प्रभाव में थी, लेकिन सबूतों से साबित हुआ कि उसने अपराध की योजना और अंजाम में सक्रिय भागीदारी की। जैस्मिन, जो अब एक अलग नाम का इस्तेमाल कर रही है, अपनी सजा पूरी करने के बाद 2016 में रिहा हो गई थी। उसकी रिहाई पर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली थीं। कुछ लोगों का मानना था कि उसे एक नई शुरुआत का मौका मिलना चाहिए, जबकि अन्य लोगों को लगता था कि उसके अपराध की प्रकृति को देखते हुए उसे रिहा नहीं किया जाना चाहिए था। उसका ठिकाना ज्ञात है। स्टैंक अभी भी जेल में है और संभवतः अपनी बाकी जिंदगी वहीं बिताएगा।